गुड इवनिंग फार्मा आर्मी, कैसे हो आप सब लोग। मैं लेकर के आ गया हूँ लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने कवर किया था प्लांट टिश्यू कल्चर के इंट्रोडक्शन के बारे में, और आज हम कवर करने जा रहे हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है प्लांट टिश्यू कल्चर का, कैसे कैसे डेवलपमेंट्स होते चले गए हैं। आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। उससे पहले सब लोग जो है लाइव चैट में हार्ट बनाना स्टार्ट कर दो और सब्सक्राइब करते रहो हमारे चैनल को। और एक और गुड न्यूज देना चाहूंगा मैं आप सबको, और गुड न्यूज ये है कि हम लोग अपना एपिसोड नंबर 4 एज सुन एज पॉसिबल रिलीज करने वाले हैं वार्तालाप सुमित के साथ। ठीक है, तो उसको भी आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा, और मैं ये चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हों। टिल दैट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यार, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा आप सबको कि कल मेरे को एक स्टूडेंट का कॉल आया, और ही वॉज लाइक, सर कि मैंने एग्जाम दिया था, मैंने पढ़ाई बहुत मन से की थी और आई कुडंट डू इट, मेरी बैक लग गई। और उसकी शायद लगी है 2-3 सब्जेक्ट्स में बैक लगी है। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, मैंने उस बच्चे को ये बोला, मैंने बोला बेटा तुम ये सोच रहे हो कि एक दिन एग्जाम दे करके तुम, या एक दिन एग्जाम देने के लिए तुम अगर 2-3 दिन पहले पढ़ लोगे 3-4 घंटा 5 घंटा, और तुम सोच रहे हो कि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, तो बच्चा अभी तुम रियलिटी से बहुत दूर हो। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स पढ़े हैं जो फार्मा इंडस्ट्री को अपना डेली का 8-8 घंटा देने के लिए रेडी हैं। इतना ही नहीं, वो लोग क्लासेस करते हैं, साथ में अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि स्किल पर काम करते हैं, अपने स्किल डेवलपमेंट पर काम करते हैं। तो वो सारी चीजें उन स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट करती हैं। यार, तुम कोटा के बच्चों को देख लो जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। सो मेरा ये कहना है कि हाउ कुड यू से दैट कि सर 3 दिन पढ़ करके मेरा क्लियर नहीं हुआ। कैसे क्लियर होगा? या तो आपकी बेसिक्स इतने क्लियर हो, और बेसिक्स क्लियर नहीं है तो यार वो उसके लिए पढ़ाई तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। मेरा सबसे ये मोटिव है कि इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग एनी बोर्ड, एनी यूनिवर्सिटी, यू शुड इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ दैट कि क्या मैं इस लायक हूं। खुद सोचो। और इसको टेस्ट करने का ना सबसे जो अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा, वो ये बताऊंगा कि अगर आप एग्जाम दे करके आए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेरी हम्बल। फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेरी हम्बल। अगर आप एग्जाम दे करके आए हो, और मेरा मानना है कि 75 नंबर का मान लो पेपर हुआ यूनिवर्सिटी में, ठीक है, आई ऑल्सो नो दैट कि यूनिवर्सिटी में मार्किंग सिस्टम, चलो मैं एक बारी को ये चीज मान लेता हूं कि एक्यूरेट नहीं है। जस्ट मैनिफेस्ट योर सेल्फ, या ये खुद को ब्रेन में रख करके चलो कि अगर मैंने 10 नंबर का क्वेश्चन खुद 10 नंबर के हिसाब से लिखा है, तो मैं उसको 7 नंबर या 6 नंबर, इनफैक्ट मैं जब एग्जाम देने जाता था तो मैं 5 नंबर ही मार्क करता था। अगर मैंने 10 नंबर का लिखा है तो मैंने हमेशा 5 नंबर मार्क करूंगा, जस्ट बिकॉज इन हाफ ऑफ अ मैनर, कि अगर मैंने मान लो 75 नंबर के पेपर में मैंने 55 नंबर का किया है, तो मैं उसमें खुद को 27.5 नंबर ही मार्क करूंगा। 55 नंबर का अगर मैंने किया तो उसमें 27.5 नंबर ही मार्क करूंगा मैं। क्यों? बिकॉज यू नेवर नो विच टीचर इज गोना चेक, क्या या कितनी स्ट्रिक्टली कॉपी चेक होने वाली है। सो प्रिपेयर योर सेल्फ इन फॉर वर्स्ट कंडीशन, कि कितनी भी हार्ड कॉपी चेक हो जाए, कितनी भी हार्ड कॉपी चेक हो जाए, आप एक्सेल करोगे। और ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बॉस, अगर मैंने 55 नंबर का पेपर किया है और जब मैं वापस आकर के अपना आंसर मैच कर रहा हूं, इट शुड बी नॉट मोर देन मार्क्ड 50% बाय योर सेल्फ। तब जाकर के आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस अपने नेक्स्ट एग्जाम में दे पाओगे। खुद को प्रिपेयर करके चलो कि अगर 10 नंबर का लिखा है तो मैं 5 नंबर ही मार्क करूंगा, खुद को 5 नंबर का किया है तो 2.5 नंबर ही मार्क करूंगा, 2 नंबर का किया है तो 1 नंबर ही मार्क करूंगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल ना, पेपर करने से पहले खुद को ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम कितना लिखेंगे, 7 नंबर का क्वेश्चन है तो हम कितना लिखेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना लिखेंगे। मैंने कई स्टूडेंट्स को सुना है कि कॉपी भर के आओ, कॉपी भर के आओ, कॉपी भर के आओ, कॉपी भर के आओ, दैट्स राइट, दैट्स ट्रू। मैटर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, लेकिन मैटर में आप क्या गंध लिख रहे हो उससे फर्क पड़ता है, या मैटर किस क्वालिटी का है उस पर फर्क पड़ रहा है। स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि 18 पेज 20 पेज लिख करके आते हैं एंड दे गॉट एक्सेल स्कोर्स। ऐसे भी बच्चे हैं कि हमें जरूरी नहीं कि हम 35 पेज भर करके आए, लेकिन जो आपका कंटेंट होना चाहिए दैट शुड बी क्वालिटी कंटेंट। और मैं ये कहता हूं कि जिस भी स्टूडेंट को ये लगता है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं या मेरे स्कोर्स कम आए हैं, अगर ही डू हैव कैलिबर, every university do offer
ऑप्शन कॉल्ड चैलेंज इवेल्युएशन या रीइवेल्युएशन का एक ऑप्शन देती है। वो 2 स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज में आप कॉपी मंगवा करके देख लो ना, अपनी मिस्टेक्स को तो इंट्रोस्पेक्ट करो कि मैंने गलती कहां पे की है। चलो मान लिया मैंने कि यूनिवर्सिटी के एंड से गलती है कि मान लो कहीं नंबर नहीं चढ़े हैं, तो फिर वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप ये कर सकते हो कि हम जब सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मान लो यूनिवर्सिटी के एंड से गलती है या मान लो मार्किंग में कुछ मिस्टेक हो गए, तो हम स्टेज 2 में कॉपी डाल सकते हैं, जिसके बाद हमारे नंबर बढ़ जाएंगे। तो जस्ट इंस्टेड ऑफ कि ब्लेमिंग एनीवन, यू शुड हैव टू स्टार्ट इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम दिन में 5 घंटा पढ़ो यार, मैं कभी नहीं कह रहा इस चीज को, बट ट्राई टू डेवलप अ डिसिप्लिन, ट्राई टू डेवलप अ डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन में जिस दिन आप काम करोगे ना, कि मैंने फिक्स कर दिया 8 बजे, जैसे मान लो जो हॉस्टलर्स होंगे उनको पता होगा कि मेस का यूजुअली टाइम 8 बजे का होता है, तो 8 बजे खाना खाना है, 8 से 9 या 8 से 10 अगर टाइमिंग है तो 8 से 10 ही खाना मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, उसके बाद फिर आप बाहर जोमेटो कर सकते हो। बट यू हैव टू थिंक योर सेल्फ दैट आप किस लिए आए हो, व्हाट्स योर मोटो, ठीक है, आपको क्या करना है। अगर आपका विजन केवल यही है कि मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा या डिप्लोमा कंप्लीट करूंगा और फिर वही जो है ठीक है छोटी मोटी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी कर लूंगा, तो इट्स अपॉन यू। बट इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट, यू हैव टू बिल्ड अ सॉलिड माइंडसेट एंड यू हैव टू मैनिफेस्ट द थिंग्स। गोल रख के चलो यार। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने क्या, मैं कह रहा हूं कि तुम क्लास भी करते हो, ठीक है, क्लास अपार्ट, ठीक है, डेली 15-15 मिनट हर सब्जेक्ट को दे दो, डेली 15-15 मिनट हर सब्जेक्ट को दे दो। मेडिकम पढ़ रहे हो मान लो, ठीक है, डेली एक स्ट्रक्चर, मैंने बताया था कि मान लो कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेट अस सपोज कोई भी स्ट्रक्चर है, मान लो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, मान लो एंथ्रासीन ही है, ठीक है, एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर कितना सिंपल है, ये है, मान लो एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर है, मैं कह रहा हूं फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं कह रहा हूं मान लो फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, एक पेज पे, अब एक पेज बना लिया, ये स्ट्रक्चर हो गया मान लो फिनेंथ्रीन का, ठीक है। अब इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, इसको 10 बार प्रैक्टिस कर लो, इस स्ट्रक्चर को बनाने की 10 बार प्रैक्टिस कर लो, बच्चा खुद को समझ में आ जाएगा तुमको कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। आर यू डू यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। मैं कह रहा हूं चलो मॉर्फिन का भी स्ट्रक्चर अगर मान लो, ठीक है, तो यहां पर तुम्हें एक रिंग और लगा दो, ठीक है, ये स्टेरॉइडल रिंग हो गई तुम्हारी, ये तुम्हारी स्टेरॉइडल रिंग हो गई यार। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे, ये यहां पर होना चाहिए, कहां पर होना चाहिए, ये यहां पर होना चाहिए, ये स्टेरॉइडल रिंग हो गई तुम्हारी। अब इसको 10 बार प्रैक्टिस कर डालो, और 10 बार जब बना लोगे ना, तुमको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बस एक बार पेज पलटोगे, तुमको स्ट्रक्चर याद रहेगा, ठीक है। बच्चे कहते हैं सर मुझसे शिकमिक एसिड पाथवे नहीं याद हो रहा, यार कितना आसान है शिकमिक एसिड पाथवे। बच्चे मुझसे कहते हैं कि अमाइनो एसिड पाथवे नहीं याद हो रहा, क्यों नहीं याद हो रहा है बच्चा, एसिटेट पाथवे, एसिटेट मेवलोनेट पाथवे क्यों नहीं याद हो रहा है, हाँ क्यों नहीं याद हो रहा है आपको, बताओ। तो मेरा बस इतना सा कहना है बच्चा, अगर देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न दिस थिंग, ये चीज जितनी जल्दी से जल्दी समझ लो उतना अच्छा है, कि जिंदगी में कोई भी चीज फ्री में आराम से या बहुत आसान तरीके से नहीं मिलती है। और अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, मान लो आप भगवान से डेली प्रे करते होगे ना कि अरे भगवान मुझे ये मिल जाए, अरे भगवान मुझे ये मिल जाए, ठीक, तो भगवान भी कहता है कि तुमको मान लो कोई एक्स चीज चाहिए, मान लो तुमको कोई एक्स सब्सटेंस या कोई एक्स चीज चाहिए, तो भगवान तुमसे ये कहते हैं कि हाउ डेस्परेट आर यू टू सेक्रीफाइस द थिंग्स फॉर दिस थिंग। नहीं समझे, तुम कितने रेडी हो, कितने डेस्परेट हो इस एक्स को अचीव करने के लिए, और तुम इस एक्स को अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें सैक्रिफाइस कर सकते हो बच्चा, क्या क्या चीजें सैक्रिफाइस कर सकते हो। देयर आर मिलियन ऑफ स्टोरीज ऐसी मिलेंगी कि इम्पॉसिबल था, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो स्टबॉर्न थे, वो ढीठ थे, वो काम, स्टूडेंट्स अपने काम, स्टूडेंट्स की बात ले लो, प्लेयर्स की बात ले लो, एक्टर्स की बात ले लो, हर किसी ने स्ट्रगल किया है लाइफ में, हर किसी ने स्ट्रगल किया है लाइफ में, और चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस अर्थ इज कॉल्ड ड्रास्टिकली चेंज। चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं बच्चा, यू हैव टू वर्क अपॉन इट, ठीक है। और इतना कुछ टफ भी नहीं है, डेली 15 मिनट आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, हो जाएगा, ठीक है।
किसी ने सही कहा था कि किसने कहा आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, उछालो यारो। किसी ने सही कहा था, किसने कहा कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? इसी के साथ मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, चलो वो तो एक स्टूडेंट था जिसने मेरे को कॉल किया और उसने मेरे से ये बात करी, ही जस्ट हैव, वो बहुत ही डेस्परेट हो गया और उसके बाद ना मेरे को रात भर नींद नहीं आई इस चीज को लेकर के कि यार क्या हो रहा है फार्मा फील्ड में या एजुकेशन सेक्टर में। यार स्टूडेंट इतनी जल्दी हार मान जा रहे हैं, क्यों? आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क क्यों? इस चीज को लिख करके ध्यान रख लो, ठीक है? किसने कहा आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, माई सेल्फ सुन प्रताप सिंह, फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा, लेकर के आ गया हूं लेक्चर नंबर 8 और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट ने कौन कौन से कंट्रीब्यूशन किए हैं इन डेवलपमेंट ऑफ दीज थिंग्स। हम लोग टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे, टेबल के फॉर्म में बनाएंगे, जिसके बाद बहुत सी आसान चीजें हो जाएंगी आप सबको समझने के लिए। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा आप सबसे है कि प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा को सब्सक्राइब कर लो आप लोग। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। फॉलो करने के बाद क्या करना है, लेक्चर्स ले रहे हो, लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट लो, इंस्टाग्राम पे जाओ, स्टोरी लगाओ और गिव अस अ मेंशन, हम तुमको मेंशन बैक देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट और मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता देता हूं। आई डू हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 years ऑफ टीचिंग, ऑल्सो मेंटोर्ड ओवर 500 स्टूडेंट्स, सो यू कैन रिलाई ऑन मी। और मैं कोर्स को पूरा कंप्लीट करने चाह रहा हूं, ठीक है? और एंड आई विल डू दिस, एंड आई विल डेफिनेटली डू दिस। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, हम लोग हेडिंग डालेंगे, हम लोग हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। क्या हेडिंग डालेंगे? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। और मैं तुमको एक बात बताना चाह रहा हूं ना बच्चा, कि डिस्परेट बनो, ठीक है? डेस्परेट बनो, किसी भी चीज को कितनी बुरी तरीके से चाह सकते हो, किसी भी चीज को कितनी बुरी तरीके से चाह सकते हो। मैं एक बात बता रहा हूं, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल लो, ठीक है? मैं तुमको एक बंद दरवाजे में बंद कर दूं, ठीक है? और वो दरवाजा धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, तो तुम क्या अपनी पूरी जान नहीं लगा दोगे उस दरवाजे को तोड़ने के लिए? तो जस्ट लाइक ऐसे ही समझो, तुम जिस सिचुएशन में हो कि फाइट करते रहो, फाइट करते रहो, फाइट करते रहो, ठीक है? एंड वन डे इट विल बी फॉट, एक दिन में होगा और इट्स जस्ट लाइक ओवरनाइट सक्सेस वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ दैट व्हाट यू आर केपेबल टू डू द थिंग्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हेडिंग डालेंगे सब लोग, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक, ठीक, तो क्या क्या डेवलपमेंट हिस्ट्री में होते रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग आज इतनी सारी एडवांसमेंट्स को देख रहे हैं? कौन कौन से डेवलपमेंट्स ऐसे होते रहे हैं जिसकी वजह से आज हम जो है ये सारी चीजें देख रहे हैं? सब लोग क्या करेंगे, आप लोग एक टेबल बनाओगे, ठीक है? एक टेबल बनाओगे जिसमें एक तरफ लिखोगे साइंटिस्ट, और यहां पर लिखोगे देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
scientists and their contribution. Getting my point or not? Getting my point or not? ठीक है, ऐसे आप लोग टेबल बना लोगे। क्या कर लोगे? ऐसे आप लोग टेबल बना लोगे। क्या लिखा है? किसने कहा सर आप चले गए? नहीं गया नहीं हूं बेटा, मैं यहीं पर हूं, मैं आप सबके साथी हूं और मैं आपकी क्लास लूंगा अभी। ठीक है, डन। स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। सब लोग कमेंट सेक्शन में हार्ट बना दो, सब लोग कमेंट सेक्शन में हार्ट बना दो। सब लोग कमेंट सेक्शन में हार्ट बना दो प्लीज। स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं ना स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से हम लोग को एक चीज देखनी पड़ेगी कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या डेवलपमेंट किए थे। तो सबसे पहले इन विट्रो कल्टीवेशन की कल हम लोगों ने बात की थी। तो इन विट्रो कल्टीवेशन को प्लांट सेल में आइसोलेट करने वाले जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे उनका नाम था गॉटलिब हैम्बरलैंड। ठीक है, क्या नाम था? गेटलिब हैबरलैंड। और इन्होंने कब किया था ये काम? 1902 में। ठीक है, जो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं हमारे, जो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं उनका क्या नाम है? गेटलिब, गेटलिब हैबरलैंड। हैबरलैंड। और इन्होंने कब ये चीज डिस्कवर की थी? इन्होंने डिस्कवर किया था 1902 में। कब डिस्कवर किया था? 1902 में डिस्कवर किया था। और इन्होंने क्या किया था? ही फर्स्टली आइसोलेटेड इन विट्रो कल्टीवेशन इन अ प्लांट सेल। सबसे पहले इन्होंने प्लांट सेल में, मतलब पहले थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था आइसोलेट करने का। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चा लोग, नहीं तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं दिखता है। ठीक है, नीला नीला हो जाएगा, नीला हरा रखते हैं, नीला हरा रखते हैं। ठीक है, he was the first he was the first he was the first who attempted who attempted attempted में एक पी आएगा ना, और attempted में एक और पी आएगा बच्चा, एक मिनट। हाँ, who attempted in vitro cultivation in vitro cultivation he was the first who attempted to in vitro cultivation of isolated plant cell of isolated plant cell। सबसे पहले इन विट्रो कल्टीवेशन को अडेप्ट करने वाले, अटेम्प्ट करने वाले गेटलिब हैम्बरलैंड साहब थे। और इन गेटलिब हैम्बरलैंड साहब ने 1902 में क्या किया था? ये किया था, इन विट्रो कल्टीवेशन को अटेम्प्ट किया था। किसमें? आइसोलेटेड प्लांट सेल में। किसमें किया था? आइसोलेटेड प्लांट सेल में। इनको जो है फादर ऑफ, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ रहे हो मेरी बात को?
हैम्बरलैंड साहब ने सबसे पहले क्या किया था, इनविट्रो कल्टीवेशन को अटेम्प्ट करने वाले पहला बंदा था ये और ये फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहे जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। एंड ही वाज द वन हु इंट्रोड्यूस द टर्म कॉल्ड टोटिपोटेंसी। ही introduced the term called introduce the term called he introduced the term टोटिपोटेंसी। क्या टर्म था, क्या टर्म था बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिखना, टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी, he is the one who introduced the term टोटिपोटेंसी। समझ में आ रही है बात। गेटलिब हैम्बरलैंड साहब ने 1902 में क्या किया था, सबसे पहला इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें क्या किया था इन्होंने इन विट्रो कल्टीवेशन कराया था आइसोलेटेड प्लांट सेल का। साथ ही साथ इनको फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी बोला जाता है। इन्होंने क्या कौन सा टर्म इंट्रोड्यूस किया था, टोटिपोटेंसी टर्म को यूज किया था, ठीक है। अब टोटिपोटेंसी क्या होता है, ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल, ठीक है। अगर हम लोग टोटिपोटेंसी को देखें तो टोटिपोटेंसी कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल, एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल, ability of plant cell to develop, ability of plant cell to develop in a new plant, ठीक है। ability of plant cell to develop in a new plant, in a new plant। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो। तो इन्होंने ये किया था, एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू डेवलप अ न्यू प्लांट, ठीक। इन्होंने क्या किया था, गेटलिब हैम्बरलैंड साहब ने टोटिपोटेंसी को इंट्रोड्यूस किया था, को कॉइन किया था। ही कॉइंड द टर्म, इंट्रोड्यूस क्यों ही रखो, कर दो इसको, कॉइंड कर दो, ठीक है। इसको क्या कर देंगे हम लोग इसको कॉइंड कर देंगे। हम लोग क्या कर देंगे इसको, हम लोग इसको कर देंगे कॉइंड। coined the term called totipotency, ठीक, डन, चल हो गया। इसको आप लोग लिख लो। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे हैनिंग साहब, ठीक है। हैनिंग साहब ने क्या किया था, जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे, हैनिंग साहब ने क्या किया था, व्हाट डिड हैनिंग साहब डिड, हैनिंग साहब ने क्या किया था 1904 में। सेकंड है हैनिंग साहब। हैनिंग साहब ने क्या किया था 1904 में, इन्होंने किसका, एम्ब्रियो कल्चर कराया था। क्या कराया था, एम्ब्रियो कल्चर कराया था। कौन सी स्पीशीज का, क्रूसीफेरस स्पीशीज का कराया था। किसका कराया था बच्चों, क्रूसीफेरस स्पीशी का एम्ब्रियो कल्चर कराने वाले ये पहला बंदा था जिन्होंने क्रूसीफेरस स्पीशीज का एम्ब्रियो कल्चर कराया था। और क्रूसीफेरस कल्चर कराने चलो ठीक, क्या कराया था इन्होंने, बोलो बोलो बोलो, चैट बॉक्स में लिखो सब लोग। इन्होंने क्या कराया था बच्चा, सबसे पहले इन्होंने एम्ब्रियो कल्चर कराया था क्रूसीफेरस स्पीशीज का, ठीक है। एम्ब्रियो कल्चर ऑफ क्रूसीफेरस स्पीशीज। स्पेलिंग थोड़ा सा समझने में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, ठीक है यार। एम्ब्रियो कल्चर ऑफ क्रूसीफेरस
स्पीशी। ठीक, डन। अच्छा, हम लोगों ने बात कर ली गेटलिब हैम्बरलैंड साहब की और हेनिंग साहब की बात कर ली। अब अगर हमारे जो अगले साइंटिस्ट आते हैं, हमारे अगले साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या था? हमारे अगले साइंटिस्ट जो थे उनको हम लोग बोलते हैं कोल्टे एंड रॉबिन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोलबे एंड रॉबिन्स। इसको लिख लो पहले आप लोग, इसको आप लोग क्या करोगे, इसको आप लोग लिख लोगे। ठीक है, और मैं अभी आ रहा हूं। आ जाओ, चले आगे चले। ठीक है, तो जो हमारे थर्ड साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया था बच्चा? उन्होंने हमारा क्या किया था? थर्ड साइंटिस्ट जो है हमारे, वो कौन से हैं हमारे? कोटी एंड रॉबिन्स। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था 1922 में? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था इन विट्रो कल्चर ऑफ रूट टिप एंड शूट टिप। इन्होंने क्या किया था? इन विट्रो कल्चर ऑफ, इन विट्रो कल्चर ऑफ, इन विट्रो कल्चर ऑफ रूट टिप एंड शूट टिप। इन विट्रो कल्चर ऑफ रूट टिप एंड शूट टिप। समझ गए बात को? रूट टिप एंड शूट टिप, डन। ओके, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो हमारे अगले साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है प्रोफेसर वाइट। जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे, वो है हमारे प्रोफेसर वाइट साहब। प्रोफेसर वाइट, प्रोफेसर वाइट। अब प्रोफेसर वाइट ने क्या किया था 1934 से 1935 के बीच, 1939 के बीच में, 1934 से 39 के बीच में प्रोफेसर वाइट साहब ने क्या किया था?
प्रोफेसर वाइट साहब ने जो किया था वो सक्सेसफुल कल्चर किया था किसका, मैटो रूट टिप का, ठीक है, एंड डेवलप्ड प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम, ठीक है। सक्सेसफुल कल्चर, सक्सेसफुल कल्चर ऑफ, सक्सेसफुल कल्चर ऑफ किस चीज का सक्सेसफुल कल्चर किया था, सक्सेसफुल कल्चर ऑफ टोमेटो रूट टिप, टमाटर के रूट टिप का इन्होंने किया था कल्चर। एंड एंड डेवलप्ड एंड डेवलप्ड एंड डेवलप क्या किया था, प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम बनाया था, ठीक है, एंड डेवलप्ड प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम, प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम, प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम, ठीक, ये हो गया। अच्छा, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम लोग थोड़ा सा पीछे वाले पेज पे जाएंगे। 1902 में क्या हुआ था, गेटली हैम्बरलैंड साहब ने सबसे पहले क्या किया था, अटेम्प्ट किया था आइसोलेटेड प्लांट सेल में इनविट्रो कल्टीवेशन करवाने का। इनको फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है। इन्होंने टोटिपोटेंसी टर्म को भी इंट्रोड्यूस किया था। फिर आ जाते हैं हमारे हैनिंग साहब। हैनिंग साहब ने क्या किया था, हैनिंग साहब ने हमारा एम्ब्रियो कल्चर कराया था क्रूसीफेरस स्पीशीज में। फिर आ जाते हैं हमारे कोटी एंड रॉबिन्स या कोल्टे एंड रॉबिन्स भी बोलते हैं इनको। इन्होंने 1922 में क्या किया था, इनविट्रो कल्चर कराया था रूट टिप और शूट टिप का। देन आफ्टर अगर हम लोग प्रोफेसर वाइट की बात करते हैं तो सो व्हाट द प्रोफेसर वाइट डिड, इन्होंने क्या कराया था, सक्सेसफुल कल्चर कराया था टोमेटो रूट टिप एंड डेवलप्ड प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम। मतलब इन्होंने टोमेटो रूट टिप का सक्सेसफुल कल्चर कराया था और एक सक्सेसफुल प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम का डेवलपमेंट किया था, मतलब उसको बनाया था, उसको क्रिएट किया था, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग आ जाते हैं किसमें, जो हमारे फिफ्थ साइंटिस्ट हैं, ठीक है। फिफ्थ साइंटिस्ट है जो हमारे, मतलब पांचवें नंबर पे हम लोगों ने कौन से साइंटिस्ट को रखा है, ये ग्रुप ऑफ 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है। दे आर ग्रुप ऑफ 3 साइंटिस्ट, ठीक है। क्या क्या नाम था, गॉथरेट, वाइट एंड नोबेकोट। ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है मुझसे, हाँ ठीक है। तो जो हमारे अगले थे उनका नाम क्या था, गोथरेट, क्या नाम था, गोथरेट, वाइट एंड नोबेकोट, वाइट एंड नोबेकोट एंड नोबेकोट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, हम्म, यार ये क्या हो गया एकदम से, ठीक। नोबेकोट ने क्या किया था 1939 में, इन्होंने क्या किया था 1939 में, किसी को आइडिया है, एनी गेसेस व्हाट ही डिड, इन्होंने कैजलेस कल्चर को स्टैब्लिश किया था, ठीक है। सक्सेसफुली सक्सेसफुली स्टैब्लिश्ड, सक्सेसफुली स्टैब्लिश्ड, क्या क्या स्टैब्लिश किया था, कैलस कल्चर को स्टैब्लिश किया था बच्चा, कैलस कल्चर, कैलस कल्चर को स्टैब्लिश करने वाले ये 3 महानुभाव थे, या ये 3 महान आत्माएं थी, गोथरेड, वाइट एंड नोबेकोट, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, कैलस कल्चर को सक्सेसफुली स्टैब्लिश कर दिया था, ठीक है। देन हमारे आते हैं वैन ओवरबेक साहब, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे वैन ओवरबेक साहब, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हमारे वैन ओवरबेक साहब,
वैन ओवरबेक साहब। ठीक है, अब मैं साफ साफ कर रहा हूं तो तुम यहां पर एस डबल ए बी लिख कर नहीं चले आना कि तुम लोग गए वहां पर एस डबल ए बी लिख दे। साहब इज जस्ट लाइक अ ग्रेट टू देम, अ ग्रेटिट्यूड टू देम, कि जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, सर भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, वैन ओवरबेक सर, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, बट साहब इज जस्ट लाइक शोइंग ग्रेटिट्यूड टू देम, ठीक है, कि हम उनको इज्जत दे रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब एग्जाम में मत साफ साफ लिख करके चले, है ना, तुम लोग ये कॉपी में मत लिख लेना, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं हमारे वैन ओवरबेक साहब। इन्होंने क्या किया था 1941 में? इन्होंने क्या किया था 1941 में? क्या किया था? बताओ 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 बताओ। इन्होंने क्या किया था? एंडोस्पर्म को की न्यूट्रिशनल वैल्यू को डिफाइन किया था। कोकोनट के एंडोस्पर्म की न्यूट्रिशनल वैल्यू को डिटरमाइन किया था, ठीक है। डिटरमाइन, एक तो पता नहीं क्या हो रहा है आज, मेरे से लिखा नहीं जा रहा है। आई थिंक इसका थोड़ा सा ये determined nutritional value of determined nutritional value of, क्या किया था? determined nutritional value of endosperm determined nutritional value of endosperm in coconut in coconut इन कोकोनट। कौन से मेथड से किया था? एम्ब्रियो कल्चर करके न्यूट्रिशनल वैल्यू को डिफाइन किया था बाय द मेथड कॉल्ड एम्ब्रियो कल्चर। ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे बाय एम्ब्रियो कल्चर, बाय एम्ब्रियो कल्चर। समझ गए आप लोग कि नहीं समझ गए? समझ गए आप लोग कि नहीं समझ गए? ठीक है, तो वैन ओवरबेक साहब का ये कंट्रीब्यूशन था किसमें? प्लांट टिश्यू कल्चर में, कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? एम्ब्रियो कल्चर के प्रोसेस को फॉलो करके कोकोनट के एंडोस्पर्म की न्यूट्रिशनल वैल्यू को डिटरमाइन किया था। ठीक है, इसके बाद चलो हम लोग आगे चलते हैं, और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा एक बहुत ही खतरनाक सी चीज, और वो क्या होगी कि जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट बॉल ने क्या किया था? ठीक है, अर्नेस्ट बॉल ने क्या किया था? व्हाट ही डिड? अर्नेस्ट बॉल ने क्या किया था? अर्नेस्ट बॉल ने 1946 में, अर्नेस्ट बॉल ने 1946 में क्या किया था? इन्होंने स्टेम टिप कल्चर एंड ऑर्गन को डेवलप किया था। ठीक है, होल ऑर्गन को डेवलप किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? स्टेम टिप कल्चर एंड ऑर्गन होल पार्ट को डेवलप किया था। सक्सेसफुली सक्सेसफुली डन, क्या डन? सक्सेसफुली डन, क्या डन? स्टेम टिप कल्चर एंड ऑर्गन कल्चर। सक्सेसफुली डन स्टेम टिप कल्चर, सक्सेसफुली डन स्टेम टिप कल्चर। ठीक है, तो ये अर्नेस्ट बॉल ने 1946 में किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं वहीं से, तो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं मिलर एंड स्कूग। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हमारे आते हैं मिलर एंड स्कूब साहब, मिलर एंड स्कूग साहब। ठीक है, मिलर एंड स्कूब साहब, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1957 में, इन्होंने 1957 में क्या किया था? बताओ क्या किया था मिलर एंड स्कूब साहब ने? सोमैटिक हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, ठीक, इन्होंने
हार्मोनल कंट्रोल की थ्योरी दी थी, ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल किसमें, ऑक्सिन एंड साइटोकाइंस में, किसमें, ऑक्सिन एंड साइटोकाइन में हार्मोनल कंट्रोल के लिए ये लोग रेस्पॉन्सिबल हैं। कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, मिलर एंड स्कूग साहब, कौन लोग, मिलर एंड स्कूग साहब, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में, ठीक है, जिनका नाम है म्यूर, मुइर, मुइर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1953 में डेवलप्ड प्लांट डेवलप्ड प्लांट फ्रॉम सिंगल प्लांट सेल, फ्रॉम सिंगल प्लांट सेल, सिंगल प्लांट सेल, डेवलप्ड प्लांट फ्रॉम सिंगल प्लांट सेल। इन्होंने सिंगल प्लांट सेल से पूरा पूरा प्लांट बना दिया था, किन्होंने, म्यूर साहब ने 1953 में क्या किया था, इन्होंने इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले जो है सक्सेसफुली डेवलप किया था प्लांट को, किससे, सिंगल प्लांट सेल से, किससे, सिंगल प्लांट सेल से। तो ये हो गए हमारे। नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं बच्चा, वो है रीनर्ड स्टीवर्ड। नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं बच्चा, वो हैं रीनर्ड स्टीवर्ड। कौन है, रीनर्ड स्टीवर्ड साहब। और रीनर्ड स्टीवर्ड साहब ने क्या किया था, रीनर्ड स्टीवर्ट साहब ने क्या किया था बताओ, ये रिस्पॉन्सिबल थे सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए। कौन, रीनर्ड स्टीवर्ट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए, ठीक है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए रीनर्ड स्टीवर्ट साहब रिस्पॉन्सिबल थे, रीनर्ड एंड स्टीवर्ट। रीनर्ड एंड स्टीवर्ट साहब किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। इन्होंने सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कराई थी। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कब कराई थी, 1959 में, 1959 में करवाई थी। 1959 में करवाने वाले ये लोग पहले लोगों का ग्रुप था, रीनर्ड स्टीवर्ट ने, जिन्होंने सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को कराया था। सीधे आगे बात कर लेते हैं अगर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन की, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, प्लांट में प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करवाने का श्रेय किसको जाता है, प्लांट में प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन कराने का श्रेय किसको जाता है, प्लांट में ये काम या ये प्रोसीजर कराने का श्रेय जाता है कॉकिंग साहब को। क्या क्या नाम था उनका, उनका नाम था कॉकिंग, उनका क्या नाम था, कॉकिंग। और इन्होंने ये कारनामा किया था 1960 में। कॉकिंग साहब ने क्या किया था 1960 में, 1960 में प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन किया था, ही आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर बात कर लेते हैं हमारे जो अगले साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है बर्गमैन। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है हमारे, उनका नाम है बर्गमैन। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है हमारे, वो हैं बर्गमैन। बर्गमैन ने क्या किया था, बर्गमैन ने क्या किया था, बर्गमैन ने क्या किया था, सिंगल सेल क्लोनिंग, सिंगल सेल क्लोनिंग कराई थी, सिंगल सेल को क्लोन कर दिया था, सिंगल सेल क्लोनिंग, सिंगल सेल क्लोनिंग कराई थी, किसने, बर्गमैन साहब ने। ऊपर कट गया यार, अच्छा ठीक है मैं आगे से ध्यान दूंगा। अच्छा चलो ठीक है मैं दोबारा लिख देता हूं।
सिंगल सेल क्लोनिंग। डन, डन और नॉट, सिंगल सेल क्लोनिंग कराई थी। ठीक, अच्छा नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो मुराशिक और स्कूग। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे हैं मुराशिक एंड स्कूग। 13। मुराशिक एंड स्कूग, अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1964 में, इन्होंने 1964 में पहला हैप्लॉइड कल्चर बनाया था, सिंगल सेल कल्चर बनाया था। इन्होंने हैप्लॉइड सेल कल्चर बनाया था, कि इन्होंने मुराशिक एंड स्कूग साहब ने क्या किया था, फर्स्ट हैप्लॉइड कल्चर, फर्स्ट हैप्लॉइड, फर्स्ट हैप्लॉइड कल्चर, फर्स्ट हैप्लॉइड कल्चर इन्होंने बनाया था। समझे बात को, समझ रहे हो बचवा, बचवा समझ रहे हो, क्या किया था, फर्स्ट हैप्लॉइड कल्चर बनाया था, किसने, मुराशिक एंड स्कूब साहब ने। फिर आते हैं कौन, नेक्स्ट हमारे वो आते हैं साइंटिस्ट का नाम है पावर। ठीक है, फिर पावर साहब ने क्या कहा था, ठीक है, क्या है, पावर स्टार। अरे पावर स्टार तुमको यहां नहीं मिलेगा, पावर स्टार तुमको बिहार में मिलेगा। ठीक है चलो, जो 1970 में पावर साहब ने क्या किया था, पावर साहब ने 1970 में क्या किया था, पावर साहब ने 1970 में प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करा दिया था। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करा दिया था, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करा दिया था। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराने के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन की बात कर रहे थे तो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन कराया था कॉकिंग साहब ने। अगर हम लोग प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की बात करते हैं तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन किया कराया था पावर साहब ने। अच्छा हम लोग ने इतना कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे थे उनका नाम था चिटॉन एट अल। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है हमारे उनका नाम है चिटॉन एट एल, एट अल। चिटॉन एट अल। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी नाम के आगे एट अल लगा हो तो एट अल का मतलब क्या होता है, एंड हिज टीम, मतलब वो बंदा तो है साथ में, इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है एंड हिज टीम, मतलब उसका अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनकी पूरी टीम, उसके उनके नीचे जितने उनके असिस्टेंट होंगे, उनके जितने भी एसोसिएट्स होंगे, वो सब भी इसी रिसर्च में लगे हुए थे। और चिटॉन एट अल ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, टीआई प्लास्मिड, ठीक है, को प्लांट में इंटीग्रेट किया था। responsible for responsible for integrating responsible for integrating क्या इंटीग्रेटिंग, किस चीज को इंटीग्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, टीआई प्लास्मिड इन प्लांट, टीआई प्लास्मिड, टीआई प्लास्मिड इन प्लांट। टीआई प्लास्मिड को प्लांट में इंटीग्रेट करने के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, अब टीआई का मतलब क्या है बच्चा, टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग, ऐसे एजेंट्स जो कि ट्यूमर को इंड्यूस कर देते हैं उनको बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चल के हम लोग जो है अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट को देखेंगे जिनका नाम था हॉर्श, जिनका नाम था हॉर्श। ठीक, यही लिख लो। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो हैं हमारे हॉर्श साहब। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है हॉर्श साहब।
ठीक है, चलो। हॉर्स साहब, अब हॉर्स साहब ने क्या किया था, हॉर्स साहब ने 1984 में, हॉर्स साहब ने 1984 में क्या कराया था, हॉर्स साहब ने 1984 में क्या कराया था, टीम गलत लिखा है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, हॉर्स साहब ने 1984 में क्या कराया था, इन्होंने ट्रांसजेनिक प्लांट बना दिया था, ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बना दिया था इन्होंने, ठीक है, 1984 में। सक्सेसफुली, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, एक मिनट, किसका फोन आ रहा है। हेलो, हेलो, हाँ अक्षय, हेलो, अच्छा अच्छा, तो तुम्हें कुछ चाहिए, मैं लेता हूँ। अच्छा ठीक है, अरे कुछ तो बोल दो, कुछ तो बोल दो, मेरे को 11 बज जाएगा आते आते ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक, ठीक, ओके। अच्छा, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, सक्सेसफुली क्या किया था, ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट को डेवलप कर दिया था, सक्सेसफुली, सक्सेसफुली डेवलप्ड, सक्सेसफुली डेवलप्ड ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट, ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट, ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट को इन्होंने सक्सेसफुली बना दिया था। सो ये थे हमारे कुछ साइंटिस्ट, कुछ 16 साइंटिस्ट ये हमारे हैं जिन्होंने अपना, सक्सेसफुली नहीं लिखा है भाई, सक्सेसफुली है होता है ये, आज पता नहीं क्या हो गया है मुझे, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो रही हैं पता नहीं क्यों, सक्सेसफुली, हाँ, successfully developed transgenic tobacco plants. So these are the contribution what they did to tissue culture society. Getting my point or not? ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। हैम्बरलैंड साहब ने क्या किया था, 1932 में इन्होंने आइसोलेटेड प्लांट सेल में इनविट्रो कल्टीवेशन कराया था। इनविट्रो कल्टीवेशन करवाने के बाद जो नेक्स्ट आए थे हमारे हैनिंग साहब, हैनिंग साहब ने 1904 में क्या कराया था, हैनिंग साहब ने 1904 में करवाया था एम्ब्रियो कल्चर, किस चीज का, क्रूसिफेरस स्पीशीज का। फिर आ जाते हैं हमारे कोटी और रॉबिन्सन, उन्होंने क्या कराया था, इनविट्रो कल्चर कराया था रूट टिप और शूट टिप का। देन आफ्टर प्रोफेसर वाइट की बात कर लेते हैं, 1934 में उन्होंने सक्सेसफुल कल्चर कराया था टोमेटो रूट का, रूट टिप, टोमेटो रूट टिप का उन्होंने सक्सेसफुल कल्चर करवाया था, ठीक है। और साथ ही साथ एक सक्सेसफुल एक मतलब क्वालिटी कल्चर मीडिया को डेवलप किया था। और सीधी सी बात इतनी सी है, अगर हम लोग नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं, तो ये तीन ग्रुप में तीन लोग थे जिनका नाम था गोथरेट, वाइट और नोबेकोट। इन्होंने क्या किया था, कैलस कल्चर को डेवलप किया था। कैलस कल्चर डेवलप करने के बाद फिर इन्होंने क्या किया था, फिर जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारे वैन ओवरबेक साहब ने क्या किया था, इन्होंने कोकोनट के एंडोस्पर्म की न्यूट्रिशनल वैल्यू को डिटरमाइन किया था। 1946 की बात कर लेते तो 1946 में अर्नेस्ट बॉल साहब ने क्या किया था, स्टेम टिप कल्चर को डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद 1957 में ही मिलर और स्कूप साहब ने हार्मोनल कंट्रोल को बताया था। मूर साहब ने 1953 में क्या किया था, प्लांट डेवलप कर दिया था फ्रॉम सिंगल प्लांट सेल। सिंगल प्लांट सेल का यूज करते हुए पूरे प्लांट को बना डाला, पूरे प्लांट की मॉर्फोलॉजी को, मतलब मॉर्फोलॉजी कह रहे हैं, मतलब पूरे प्लांट को डेवलप कर दिया था मुइर साहब ने। फिर हम लोग रेनल्ड स्टीवर्ट की बात करते तो ये सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन कराया था कॉकिंग साहब ने 1960 में। और अगर हम लोग प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की बात करते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की बात करते हैं तो वो पावर साहब ने 1970 में करवाया था। अच्छा, बर्गमैन जी ने क्या किया था, सिंगल सेल को क्लोन किया था। मुर्शिक और स्कूप साहब ने फर्स्ट हैप्लॉइड कल्चर को क्रिएट किया था। आगे चलते हैं, पावर मैंने बता दिया प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए चेटॉन इटल ने रिस्पॉन्सिबल थे टीआई प्लाज्मिड को प्लांट में इंटीग्रेट करने के लिए। टीआई प्लाज्मिड मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। हॉर्स साहब ने क्या किया था, सक्सेसफुली ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट को डेवलप किया था, सक्सेसफुली ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट को डेवलप किया था।
आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा आर्मी को डेवलप करते रहो, इसको स्ट्रांग बनाते रहो, बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा इज गोइंग टू गिव contribute in the field of pharma education. Apart from that, this is my time. ठीक है, थैंक यू, सी यू क्लास, जय हिंद।